तो ये वीडियो का हमारा चौथा लेक्चर हो गया फिजिक्स का। और इसमें हम लोगों ने कल गति कर रहे थे हम लोग। तो गति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। गति हमने बताया था कि ये यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स का एक टॉपिक है। इसमें और भी गति है, बल है, फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण के बाद फिर हम लोग इसमें पदार्थ के गुण भी देखेंगे। तो ये सब इसमें पढ़ना है। तो हम लोग गति देखते हैं। गति में हम लोगों ने कल क्या 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 लिया था। हम लोग देख लिया था एक सरल गति यानी कि एक समान रेखा में होने वाली गति। फिर हम लोगों ने एक देखा था गति वृत्तीय गति। और तीसरा हम लोगों ने देखा था एक गति प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोगों ने तीनों गति को देख लिया था। यहाँ पर हम लोगों ने चाल, वेग, त्वरण जो भी होता है, दूरी, विस्थापन सब हमने देख लिया था। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे एक और नया टॉपिक। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको सुने भी होंगे, फिर भी देख लीजिए। नाम है इसका न्यूटन का गति नियम। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। ऐसे तो तीन गति नियम दिए थे। तीनों गति नियम को हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो गति नियम इनका था, वो सबसे पहले जो गति नियम दिया था हम लोगों के यहाँ ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त एक को साइंटिस्ट कहें या मैथमेटिशियन कहें, तो ये गुप्त काल में थे। गुप्त काल के थे। गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल कहा जाता था। तो उसी समय था। हालांकि ऐसा था कि जो भी इन्होंने नियम दिया या जो भी आगे आपको कई सारे नियम दिखेंगे, वो हमारे पुराने ज़माने में नियम मिलेंगे। हमारे भी जो वेद वगैरह है या वेद के बाद भी जो बुक लिखे गए हैं कई सारे, जैसे चाणक्य का ही जो वेद है अर्थशास्त्र, उसमें राजनीति विज्ञान के बारे में लिखा हुआ है। या बात करें आर्यभट्ट का बुक, तो उसमें भी बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं। ब्रह्मगुप्त का, बराहमिहि का, इन लोगों ने बहुत सारे चरक हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, लोगों ने बहुत सारा ज्ञान मतलब दिया था। लेकिन ऐसा था कि ज्ञान जो था, जैसे ब्रह्मगुप्त ने जो ज्ञान दिया था गति नियम का, तो ये ज्ञान ये संस्कृत में लिखते थे और सबको संस्कृत पढ़ने आती नहीं थी। और इतना भी सबको पढ़ने का भी था नहीं, और इतना बुक छपता नहीं था आज के जैसा कि आज मतलब कोई नियम आया तो बुक में छप कर निकल गया तो सबको पढ़ लिए। तो ऐसा था नहीं, उस समय बहुत कम लोग जानते थे। इसीलिए हम लोग का जो ज्ञान था वो ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाया। फिर बाद में मुस्लिम आ गए तो उन्होंने सारा ज्ञान को जला भी दिया। आपने सुना होगा नालंदा को जलाया गया था। नालंदा को 1205-1198 जलाया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। और 3 महीना तक वो कॉलेज जलते रह गया था, इतना उसमें बुक था। तो ऐसे ही मुस्लिम आए तो सब जला दिया। और उन्होंने ज़्यादा ज्ञान पे, मुस्लिम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए आज भी वो सबसे ज़्यादा पिछड़े वहीं हैं। आप देखिएगा तो जो ये इनका जो गति नियम था न्यूटन का, इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी, प्रिंसिपिया बुक थी इनकी, प्रिंसिपिया बुक। ये इनका जो बुक आया था वो 1687 में पब्लिश हुआ था। तो देखिए कौन सा काल है 1687। इस समय क्या हो रहा था भारत में? इस समय भारत के राजा थे औरंगजेब, और वो क्या कर रहे थे कि मंदिरों को तोड़ रहे थे धर्म के नाम पर। दक्षिण में जाके दक्षिण में लड़ाई कर रहे थे। शिवाजी तो इस समय मर चुके थे, तो उनके बेटे के साथ लड़ाई कर रहे थे। शाहजी को और लोगों को धर्म के नाम पे मार रहे थे, काट रहे थे। शाहजी भोसले को पूरा उनका शरीर पूरा काट दिया धर्म बदलवाने के लिए। तो इस समय हमारे देश में ये हो रहा था, धर्म के नाम पे ये मुस्लिम कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिख दी थी। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा बाद में फिर हमसे विकसित हो गए। नहीं तो गुप्त काल में तो भारत विकसित था। गुप्त काल में शिक्षा के लिए देखिए ब्रह्मगुप्त ने ये सब लिखा। उस समय उन लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मुस्लिम आ गए भारत में, मुस्लिम का आक्रमण हुआ था 1191 में। उससे पहले भी हुआ था, मतलब 1000 में भी तो वो भी किया था मोहम्मद तुगलक। लेकिन 1191 से ही माना जाता है, क्योंकि इस समय आया था गौरी आया था, फिर गौरी के बाद ऐबक, और उसके बाद सल्तनत का। तो ये तो हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। बस हम आपको समझाने के लिए बता दिए कि हमारे यहाँ भी सब ज्ञान था, लेकिन हम लोग केवल बाहर का ही फिजिक्स पढ़ते हैं। इसी के चलते मुस्लिम आके फिर हमारे देश को बर्बाद कर चुके थे। औरंगजेब के काल में उन्होंने बुक लिखा था, और हमारे यहाँ धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ चल रही थी। तो यही था। तो इन्होंने जो तीनों नियम दिया था, ये नियम किस चीज़ के होता है? बेसिकली ये था कि कोई जो वस्तु है, अगर हम लोग उस पर कोई बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो कैसे
काम करेगा। तो इसी के आधार पर उन्होंने नियम दिए और इन्होंने 3 नियम दिए। तो चलिए हम लोग तीनों नियम एक एक करके देख लेते हैं। 3 नियम दिए थे न्यूटन गति के नियम। सबसे पहले देखते हैं प्रथम नियम क्या था। ये नियम इनसे पहले भी गैलीलियो ने भी दिया था, तो इसीलिए इसको बोला जाता है गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम या फिर इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है, क्योंकि जड़त्व का भी था। जड़त्व के ही पदार्थ है। जड़त्व क्या है देखिए। तो इस नियम में बेसिकली क्या था कि अगर कोई वस्तु है जो रेस्ट अवस्था में है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये रेस्ट अवस्था में, तो ये हमेशा रेस्ट अवस्था में रहेगी, ये नहीं हिल सकती है जब तक से हम इस पर बाहरी फोर्स नहीं लगाएं। तो ये यही नियम है, ठीक है। या फिर इसमें और क्या था कि अगर कोई वस्तु है, जो वस्तु है ऑब्जेक्ट, ये घूम रही है, चलते जा रही है, चलती जाती है, ये रुकेगी नहीं जब तक से हम इस पर एक फोर्स नहीं लगाएं इसको रोकने के लिए, नीचे से या कहीं से भी, या इधर से खींचे या फिर पुल नहीं करे, तब तक से ये नहीं रुकेगी। तो ये नियम बस यही था, ठीक है, कि जब तक से हम लोग किसी वस्तु का अगर हम लोग अवस्था परिवर्तन करना है, यानी कि वो चल रही है या रुकी हुई है, तो हमको उसके लिए एक बल चाहिए। तो इस नियम का यही मकसद है, इसलिए इसको जड़त्व का नियम बताया। जड़त्व का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान ही जड़त्व का, यानी देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर मान लीजिए एक चीज़ है, यहाँ पे अगर बॉल रखा हुआ है, तो अपने से तो ये बॉल घूमेगा नहीं जब तक से हम इस पर धक्का नहीं दे। तो जब तक से ये रुका हुआ है, इसका जड़त्व हो गया। तो यही है जड़त्व का नियम, ठीक है। इसमें इन्होंने 3 प्रकार का जड़त्व बताया था। जैसे जड़त्व क्या क्या हो सकता है, हमने बताया कि एक तो हो सकता है कि वस्तु विराम अवस्था में हो, यानी कि रुकी हुई हो, तब उस पर बल लगाना पड़ेगा। दूसरा हो गया गति का जड़त्व, एक हो गया विराम का जड़त्व। दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा हो गया दिशा का जड़त्व। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। विराम का जड़त्व क्या है, ठीक है। जड़त्व का यानी कि जो इसका द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, हमने बताया था कि अगर कोई वस्तु है तो वस्तु का भार क्या होता है, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी, और ये जो मास है यही इसका द्रव्यमान है। यानी कि उसके अंदर जो जिस वस्तु से वो बना हुआ है, जिस एटम से वो बना हुआ है, वहीं जितना ज़्यादा अगर उसका द्रव्यमान होगा, मास जितना ज़्यादा होगा, जड़त्व इनर्शिया यानी कि जड़त्व को इनर्शिया बोला जाता है, वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए 3 प्रकार के जड़त्व हो गए, एक तो विराम का, एक गति का, एक दिशा का। विराम का जड़त्व का मतलब ये हो गया कि अगर कोई अस्थिर है और जब तक से हम लोग उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक से वो नहीं चलेगी, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई शीशा है, वो विराम अवस्था में है, अचानक हमने इस पर अगर गोली चला दिया तो क्या होता है, शीशा में बस एक छेद हो जाएगा, शीशा पूरा नहीं टूटेगा, क्योंकि पूरा अस्थिर रहेगा और बीच में बस जहाँ पर बल लगेगा बस वहीं पे टूटेगा। तो गति का जड़त्व का मतलब है कोई चीज़ अगर गति में है, चलते जा रही है, और अचानक अगर हम उस पर अगर फोर्स लगाते हैं तो फिर उसको गति का जड़त्व कहते हैं, ठीक है। नहीं हो गया, कोई गतिशील वस्तु है, ये वस्तु चल रही है, इसको रोकने के लिए हमें अचानक एक बल लगाना पड़ेगा। नहीं होता जैसे आदमी आगे की तरफ झुक जाता है जब बस का जब रुकता है। तो दिशा की जड़त्व ये हो गया कि आपने देखा होगा, आप अगर आप बाइक चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, तो जब गाड़ी अगर राउंड यहाँ पे अगर मुड़ान होकर गाड़ी मुड़ती है तो आदमी क्या होता है, आदमी दूसरे साइड में चल जाता है, क्योंकि गाड़ी तो अपना दिशा बदल रही है लेकिन व्यक्ति तो अपना दिशा नहीं बदल रहा है। तो इसी को ही दिशा का जड़त्व बोलते हैं। आदमी वहाँ पर स्थिर रहता है और फिर गाड़ी घूम जाती है। तो ये हो गया। इससे हम लोगों को क्या पता चल जाता है, बल की परिभाषा। बल की परिभाषा कैसे पता चल गया, अगर हम लोगों को वस्तु को अगर अवस्था परिवर्तन करना है, वस्तु की अगर अवस्था परिवर्तन करना है, वस्तु की अवस्था परिवर्तन हेतु क्या चाहिए, बल। तो बस यही हो गया, बल वही होता है। तो अगर आपको पूछे कि बल का क्या होगा परिभाषा, तो बल का परिभाषा ये होगा कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं और जब तक से वो वस्तु अवस्था परिवर्तन नहीं कराती है तब तक से वो बल नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर मैं इस दीवार पर कितना भी बल लगाऊं तो यह मेरा बल नहीं माना जाएगा, इसको कार्य नहीं कहेंगे हम, ठीक है। कार्य तभी होगा जब ये दीवार पीछे हटना चाहिए। तो यही हो गया, यहाँ से हमें बल की परिभाषा भी मिल गई। और ये हो गया इनका प्रथम नियम। प्रथम नियम यानी कि वस्तु की अवस्था परिवर्तन हेतु हमें बल चाहिए। और अवस्था परिवर्तन क्यों नहीं होता है, जड़त्व का। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पे। और जड़त्व कितने प्रकार का होता है, विराम, गति और दिशा।
3 का प्रथम नियम हो गया। हम लोग देख लेते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम इससे आसान ही है, तीसरा नियम थोड़ा सा समझने वाला है। तो दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसको, जैसे हम लोग इसको क्या कहते हैं, गैलीलियो जड़त्व का नियम। दूसरे को हम लोग कहेंगे बल का नियम। बल का नियम क्यों कहेंगे, देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें क्या होता है कि इनका ये बात कहना था इसमें कि जितना हम लोग किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाएंगे, ऑब्जेक्ट भी उसी दिशा में उसी गति से बढ़ेगी। बस सिंपल सा नियम है, कुछ नहीं इसमें करना है। इसमें क्या था कि किसी भी वस्तु का अवस्था परिवर्तन के लिए हमको बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या था, जैसे विराम का जड़त्व, ये इसमें देखिए कि एग्जाम्पल हम अगर आपको दे विराम का जड़त्व का, तो जैसे आप लोग देखते हैं फल, अगर कोई पेड़ है, इस पे अगर फल लगा हुआ है तो क्या होता है, हम लोग अगर पेड़ हिलाएंगे तो फल गिर जाएगा, क्योंकि फल विराम अवस्था में रहता है। और जब हम लोग यहाँ से बल देते हैं तो पूरा इसमें कंपन होने लगता है और कंपन के साथ ये बॉल फल गिर जाता है। ऐसे ही बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। जैसे हम बताएं आपको, देखते हैं कि कोई कंबल होता है, उसको झाड़ने से उससे धूल निकलने लगता है, क्योंकि धूल उस पर विराम की अवस्था में रहता है वहाँ पे। फिर जब हम झाड़ देते हैं तो कंबल में गति आ जाता है, लेकिन धूल विराम की अवस्था में रहता है, इसीलिए धूल गिर जाता है। तो ये सब है। इसमें देखिए क्या है, इसमें है कि जितना हम लोग बल लगाएंगे उतना ज़्यादा उसी दिशा में, अगर हम लोग ऐसे बल लगाते हैं ऊपर से तो वस्तु नीचे जाएगी, नीचे से बल लगाएंगे तो वस्तु ऊपर जाएगी। बस सिंपल सा यही नियम है कि जिस दिशा में जितना बल लगेगा उसी दिशा में उसी गति से वो करेगा। तो यहीं से हमें जो बल है उसका फार्मूला मिलता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास यानी कि द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान हो, और एक्सीलरेशन यानी कि हमने एक्सीलरेशन अभी त्वरण देखा था, तो उसी गति से वो बढ़ेगा। तो ये हो गया। इसी में ये होता है कि जो संवेग परिवर्तन का जो दर होता है, संवेग परिवर्तन का दर बल का समानुपाती। संवेग क्या होता है इसको देख लीजिए, इसको मिटाते हैं फिर संवेग हम बता देते हैं क्या होता है। संवेग का सिंपल सा मतलब है कि संवेग यानी P इंटू एम वी, मास और वेलोसिटी, क्योंकि इसको मिटा के फिर लिखते हैं उसको अच्छे से। संवेग से पहले हम लोग इसका तृतीय नियम देख लेते हैं। तृतीय नियम भाई सिंपल सा नियम, तृतीय नियम आपको एकदम याद हो जाएगा, तीनों नियम आसानी से। अभी हम लिखते हैं तीनों को एक साथ। तृतीय नियम क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई कार्य करेंगे, माने कि एक ऑब्जेक्ट, इस पर अगर हम लोग कोई कार्य करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट भी विपरीत दिशा में और दूसरे वस्तु पे, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो इसका यही मतलब है कि ये जो हमेशा होता है वो विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में और भिन्न वस्तु पे, समान वस्तु पे नहीं, भिन्न वस्तु पर समान बल लगता है, समान बल लगता है। देखिए इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग इस रोड पर अगर चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी पे दबाव देंगे, फिर पृथ्वी हम पे दबाव देगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो बालू होता है इस पर चलना इसीलिए मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम लोग इस पर दबाव देते हैं तो ये वापस उतना दबाव हमको नहीं दे पाता है, इसीलिए फिर इस पर चलना मुश्किल होता है। तो यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना हम किसी वस्तु पे बल देंगे उसका उल्टा आपके ऊपर बल लगेगा, और वो बल भिन्न वस्तु पे लगना चाहिए। यानी कि हम दबाव देंगे ज़मीन पे और बल लगेगा हम पे, यानी कि ज़मीन पे नहीं बल लगेगा। तो ये ऐसे काम करता है। जैसे रॉकेट हो गया, नाव हो गया। रॉकेट में क्या होता है, मान लीजिए एक रॉकेट है, इसके बूस्टर मोटर लगे हुए हैं, जो GSLV होता है उसी में बूस्टर मोटर होता है, बाकी में तो फिर अलग से बूस्टर मोटर लगाया जाता है। दूसरे में भी इसमें होता है S200, इसमें लगा रहता है, सॉलिड लिक्विड होता है, और बाकी सब क्रायोजेनिक इंजन होता है। छोड़िए इसको। तो इसमें क्या होता है कि जब जलता है जब ये, तो ये जल के नीचे दबाव देगा ज़मीन पे, और जब ज़मीन पे दबाव देगा तो फिर ये ऊपर की तरफ भाग जाता है। ऐसे ही नाव में होता है, नाव यहाँ चलते रहता है और यहाँ से हम लोग एक पानी पे से इसको, पानी को पीछे धकेलते हैं तो नाव हम लोग आगे बढ़ता है। तो यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, ऐसे ही काम करते हैं। और इसी पर आधारित है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम यानी कि आवेग होता है, संवेग संरक्षण का नियम। तो अगर आपसे पूछे कि संवेग संरक्षण का नियम किस बल पर आधारित है, तो तृतीय नियम पर। देखिए क्या होता है संवेग। संवेग
यानी कि मोमेंटम। इसको हम लोग P से लिखते हैं, P इक्वल टू m इंटू वी। m यहाँ पे है मास और v है वेलोसिटी। तो पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं बीमा हमने बताया था कैसे निकाला जाता है। मास का बीमा क्या होगा kg, और वेलोसिटी का बीमा क्या होगा मीटर पर सेकंड, जो चाल का होता है kg मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग को ऐसे लिखना है तो kg m/-1। और अगर हम लोग इसको mLT वाला में लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, kg का m, मास का l, t-1। तो ये हमारा हो जाएगा इसका बीमा। हमने बीमा निकालना आपको बताया था, इस पर सवाल आते हैं इसीलिए हमने इसको लिख लिया। तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान और वेग का जो है वो गुणनफल है, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ये कैसे काम करते हैं। एक एग्जांपल इसका देते हैं। यहाँ पे एक बॉलर है, ठीक है, इसने एक बॉल लिया है और अगर ये दौड़ के, देखिए इसीलिए जो फास्टर जो होते हैं, आपने अगर मैच देखा होगा तो आप जानते हो जो फास्टर होते हैं वो तेज़ दौड़ते हैं, वो ज़्यादा रन अप लेते हैं। जो स्पिनर होते हैं वो कम रन अप लेते हैं। इसीलिए अगर आप ज़्यादा दूर दौड़ कर अगर फेंकेंगे तो ज़्यादा तेज़ चलेगा। तो इसमें यही होता है। तो क्या है इसमें कि इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु अगर समान गति से चल रही है, दोनों वस्तु, ठीक है, समान गति से अगर चल रही है, दो वस्तु अगर समान गति से, तो जिसका जो भार ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा, क्योंकि मास और वेलोसिटी का ये समानुपाती है। अगर हम लोग वेलोसिटी को अगर नियत रख लें तो जिसका मास ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा। तो यही चीज़ है। अगर हम बात करें m1 और v1 इक्वल टू m2 v2 करें, अगर हम v1 और v2 को अगर सिंपल का इक्वल कर दें तो जिसका m ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो संवेग यही है कि आपके पास एक द्रव्यमान है और गति है, अगर दोनों का साथ हो रहा है तो समझिए कि उसमें संवेग आ गया। तो एक और इस पर नियम होता है जिसको बोला जाता है संवेग परिवर्तन। यही संवेग संरक्षण या संवेग परिवर्तन, इसको बोलते हैं आवेग। देखिए इसमें क्या है, इसका सिंपल सा है, आवेग का मतलब होता है बल इंटू समय। तो इसमें क्या होता है कि एक गाड़ी जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी है और अचानक इस पर कोई बल लग गया, दीवार लगे और दीवार से टकरा गई। तो जब कोई अचानक जब बल लगता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। यानी कि जब अचानक जब आप पे कोई बल लगेगा, संवेग संरक्षण यानी कि यहाँ पे दीवार अचानक बल लगेगा तो जो इसमें जो पहले संवेग था और जो बाद में संवेग है दोनों समान होगा। जैसे मान लीजिए कि रॉकेट है तो इसमें क्या होता है, अचानक नीचे बल लगाता है तो उसी तेज़ी से जाता है, तो दोनों का बल समान होगा। इसीलिए जब रॉकेट को हम लोग को ज़्यादा ऊंचा भेजना होता है तो उस पर यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बल लगाएंगे। फिर नीचे जो GSLV जो होता है वो GSO तक जाता है, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट तक या GEO तक जाता है, तो उसके लिए हम लोग को उतना बल लगाना पड़ जाता है। फिर तो यही संवेग संरक्षण का नियम है, वो दोनों बराबर ही रहेगा। जैसे रॉकेट है तो इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पर रेखीय संरक्षण का नियम लगेगा। बात करें जैसे इसका एक और बल इंटू समय, एक कैच हम लोग जैसे लेते हैं तो कैच लेते समय क्या करते हैं, बॉलर अपना हाथ पीछे खींचते हैं, अगर उस पर अचानक बल लगा फिर उसको बल को धीमा करने के लिए से हाथ फिर पीछे खींच लिया जाता है। तो यही हो गया आवेग और संवेग संरक्षण का नियम। तो यही इसका तीनों नियम है। तीनों नियम हम लोग फिर से लिख लेते हैं एक बार। प्रथम नियम क्या था, प्रथम नियम कि किसी वस्तु को अवस्था परिवर्तन के लिए हमें क्या चाहिए, बल, ठीक है। किसी वस्तु का अवस्था परिवर्तन के लिए बल चाहिए, यानी जड़त्व का नियम था। यानी कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है, वो अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहती है। दूसरा नियम क्या था कि जितना हम लोग बल लगाएंगे उतना उसी गति में वो वस्तु घूमेगी, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तीसरा नियम क्या था कि जब हम लोग बल लगाएंगे तो उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल हम पे लगेगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये हो गया। तो हमने संवेग देख लिया था। संवेग यानी कि किसी वस्तु का मास और वेलोसिटी का गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जितना ज़्यादा अगर उसका द्रव्यमान है तो फिर उसका संवेग उतना ही ज़्यादा होगा। और फिर हमने देख लिया आवेग, बल इंटू समय, अचानक लगने वाला बल, अगर आप पे अचानक बल लग रहा है तो फिर वो आवेग है। इसीलिए किसी चीज़ पे ज़्यादा तेज़ी के लिए उस पर अचानक बल लगाया जाता है, जैसे रॉकेट हो गया, तो इसी पे काम करता है। ये देखिए संवेग संरक्षण पर काम करता है।
ये हो गया हमारा ये। इसके बाद अब हम लोग गति चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं, बल, और बल को देखते हैं। बल यानी कि फोर्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अगर इसका परिभाषा देख ले तो ही हम लोग को इसको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका होता क्या है, यह एक बाह्य कारक है, ठीक है, आंतरिक कारक नहीं है, बाहर से लगना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि वस्तु का आकार और अवस्था परिवर्तन हो, यानी कि देखिए क्या मतलब है, अगर वह बाह्य कारक जिससे किसी वस्तु का, बोलते हैं वह बाह्य कारक जिससे किसी वस्तु का आकार और अवस्था में परिवर्तन आ जाए तो उसी को बल बोलते हैं। बल का हमने फार्मूला भी लिखा था, मास इंटू एक्सीलरेशन। यानी कि अगर कोई वस्तु है इसमें हम लोग बल लगाएं, इसके अगर आकार में अगर परिवर्तन हो जाता है गोल से, फिर अगर ऐसा हो जाता है तो भी उस पर वो बल लग रहा है। लेकिन जब अगर कुछ नहीं चेंज हो तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लोहा है उसको टेढ़ा कर दिया तो उस पर बल लगा हुआ है, तो यही होता है। दो प्रकार के बल होते हैं, एक होता है अभिकेंद्रीय, हमने इसको थोड़ा बहुत पहले बताया था त्वरण में, अभिकेंद्रीय बल, और एक होता है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, और ये होगा सेंट्रीफ्यूगल। तो अभिकेंद्रीय बल ये हो गया, यानी कि ये केंद्र की तरफ लगता है अंदर, और जो ये होता है ये केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा। देखिए ये केंद्र की तरफ क्यों लगता है, इसको चलिए देख लीजिए। इसका जो फार्मूला होता है F इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बराबर। देखिए इसमें ये केंद्र की तरफ क्यों लगता है, क्योंकि जो त्वरण होता है, जिधर त्वरण की दिशा होगा, एक्सीलरेशन का दिशा जिस साइड होगा या उसी साइड लगाया होगा। तो हमने एक्सीलरेशन में बताया था कि जब वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु जब गति कर रही है तो जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो हमेशा केंद्र की तरफ होगा। तो अगर जो केंद्र की तरफ होगा तो ये भी केंद्र की तरफ लगेगा। तो इसका फार्मूला होगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विकेंद्रीय बल। तो केंद्र की तरफ लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्राभिमुखी बल। केंद्राभिमुखी बल केंद्र की तरफ लगेगा। इसी बल के कारण जो पृथ्वी है और जो सूर्य है, सूर्य का चक्कर इसी कारण पृथ्वी लगाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशन है, इसका ग्रेविटेशन और इसका ग्रेविटेशन दोनों के चलते ये बल केंद्र की तरफ लगता है, और इसी के चलते पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये होगा अभिकेंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल देख लीजिए क्या हो गया, ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम के तरफ काम करती है। जैसे हमने अभी बताया था कि जो भी हम लोग बल लगाएंगे, अगर अंदर बल लगेगा तो उसके विपरीत दिशा में जरूर बल लगेगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम था। तो इसी तीसरा नियम पे ही एक तो बल केंद्र की तरफ होगा। देखिए जब से हम लोग जब अगर रस्सी को अगर नचा रहे हैं तो रस्सी अगर हम छोड़ेंगे तो वो केंद्र की तरफ गिरेगा, क्योंकि केंद्र की तरफ ही त्वरण लग रहा है, और जिधर त्वरण लगेगा उधर एक बल लगना ही चाहिए। तो यही हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक्सीलरेशन निकालें तो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का मान यहाँ पे क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर, यानी कि जितना उसका वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर, और जितना उसका रेडियस होगा उसको उससे भागा देने। अगर रेडियस हम लोग बढ़ाएंगे तो फिर इसका फोर्स घटेगा, एक्सीलरेशन भी घटेगा, एक्सीलरेशन घटेगा तो फोर्स घटेगा। तो ये हो गया। और इसका विपरीत दिशा में जरूर एक बल लगेगा, अगर ये अंदर की तरफ लगेगा तो बाहर की तरफ बल लगेगा। तो यही होता है अपकेंद्रीय बल। यह आभासी बल भी होता है, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन जो होता है वो इसी पे काम करता है। वॉशिंग मशीन अगर पूछे कि वॉशिंग मशीन किस पे काम करता है तो वो अपकेंद्रीय बल पे ही काम करता है। वो वस्तुओं को बाहर की तरफ फेंकता है। देखिए जब गोल गोल घूमता है तो वस्तु को तो बाहर की तरफ फेंकते रहता है। तो ये हो गया बल के बारे में। एक और देख लेते हैं बल में, एक और चैप्टर है बल आघूर्ण बोला जाता है, इसको टॉर्क बोलते हैं। बल आघूर्ण, टी से ऐसे लिखते हैं, छोटा टी, इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि देखिए जैसे कि एक नट होता है, ठीक है,
ये नट है और एक पेचकस है, ये बड़ा सा रहता है और यहाँ से हम लोग घुमाते हैं। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि जब कोई बाह्य बल, मान लीजिए बाहरी बल यानी कि बाहरी कारक से ही बल लगेगा तो बल आघूर्ण है। तो जब बाहरी कारक से अगर हम लोग किसी को ऊंचाई से अगर उसको कुछ घुमाएं तो उसको घुमाना फिर आसान हो जाता है, ठीक है। किसी अक्ष के थ्रू हम लोग घुमाएं, देखिए अगर हम लोग इसको ऊंचाई से घुमा रहे हैं तो क्या होता है। एक और हम इसका दिखाते हैं, जैसे कि कल जो होता है आपके घर में, चंपा कल, तो इसमें क्या होता है, यहाँ एक पाइप लगा रहता है, ठीक है, और ऐसे लगा रहता है और हम लोग यहाँ से इसको घुमाते हैं तो नीचे से पूरा ज़मीन से पाइप आता है कम से कम 20 से 30 फुट के नीचे से। तो इसी के कारण होता है, जैसे हम लोग पेचकस खोलते हैं ऐसे हाथ से खुलेगा तो नहीं खुलेगा, लेकिन उससे खुल जाएगा। तो यही होता है, जितना दूरी से हम लोग घुमाएंगे तो फिर वो घूम जाता है। तो यही होता है, इसका होता है फॉर्मूला, बल आघूर्ण का फोर्स बराबर बल आघूर्ण यानी कि टी बराबर फोर्स इंटू एल, यानी कि लेंथ, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा हमको इस पर लाभ मिलेगा। अगर इसको करें तो फोर्स का हो जाएगा ml/t-2, इसका बीमा हो जाएगा, ठीक है। ये जो फोर्स है ये बल हो गया, कितना बल लगाना है, और एक जो हो गया इसकी ऊंचाई कितनी उसकी ऊंचाई है। जितना ज़्यादा ऊंचाई होगा उतना ज़्यादा टॉर्क मिलेगा और उतना ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि दोनों तो समानुपाती है, नीचे रहता है, जैसे आर इसमें नीचे है तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है और ये समानुपाती हो गया। इसमें भी होता है जड़त्व आघूर्ण बल युग्म, तो इसको भी पढ़ना है। और भी कुछ होता है, जैसे एक होता है इसी में मान लीजिए बल युग्म होता है बल आघूर्ण में ही। इसमें क्या होता है कि जितना हम लोग यहाँ से अगर बल लगा रहे हैं तो उसी दिशा में, जैसे ये तो विपरीत दिशा में घूमता है, वो उसी दिशा में घूमेगा। जैसे कि टायर वाला जो चक्का होता है, स्टीयरिंग आप लोग घुमाते हैं तो उसी को बल युग्म बोलते हैं और बल आघूर्ण इसको बोलते हैं। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेना है, फिर हो जाएगा। फिर तो आज की वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसमें हम लोग को पढ़ना है बल में, जैसे कोणीय संवेग क्या होता है, फिर हम लोग यहीं पे मशीन देख लेंगे, मशीन 3 प्रकार के होते हैं, तो सब हम लोग यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। तो बंद करते हैं।